हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए एक हिंदी का बहुत ही वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ गए हैं, जिनका हम एक एक सॉल्यूशन OMR शीट पर करेंगे। उसके बाद लिखने वाली जो बोर्ड की ओरिजिनल कॉपी होगी, सेम वैसे ही कॉपी पर हल कराएंगे। तो वीडियो के अंत तक स्टूडेंट बने रहिएगा। अगर यह हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हमारा यह जो है पेपर है, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पेपर का सॉल्यूशन हम जितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं इस ओमार शीट पर करा दूंगा। उसके बाद लिखने वाला जो है उन सबको एक एक करके अच्छे तरीके से कॉपी के माध्यम से आपको सॉल्यूशन करा दूंगा, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में जाएं तो कॉपी लिखने में दिक्कत न हो, हेडिंग लगाने में दिक्कत न हो, शब्दों को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज करके लिखना है ताकि हमें पूरा का पूरा फुल मार्क मिल जाए। इसके लिए मैं अच्छे तरीके से सारे एक एक बातों को अच्छे तरीके से बता दूंगा। आपका चाहे वो खंड काव्य हो, गद्य खंड हो, पद्यांश हो या निबंध वाला सेक्शन हो या जीवन परिचय वाला हो, हर एक चीज एक एक करके अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। साथ ही साथ पेपर करने का जो बेहतरीन तरीका होता है, जो हर एक टॉपर अच्छे तरीके से करके आते हैं, उन सारे सिस्टम, सारे तरीके को इस वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा। और आप यकीन मानिए, इस वीडियो का आप यदि अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपको 70 नंबर में 65 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकेगा। यदि आप अच्छे से देखते हैं तो 65 से अधिक भी नंबर ला देंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है ऐसा ही पेपर मिलेगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही 2024 बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल के पेपर मिलेगा, जहां पे आपका यह अनुक्रमांक रहेगा, यहां पे नाम होगा। आपको एडमिट कार्ड से तुरंत यहां पे अनुक्रमांक और नाम भर लेना है। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 बताई गई है। मुद्रित पृष्ठ संख्या जितने ही बताए जाएंगे आप उन सबको एक एक करके अच्छे से मिला लीजिएगा। यहाँ पर पेपर का कोड होगा और यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। चलिए एक एक बात को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। हमको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है, जिसमें से निर्देश पढ़ने में हम 15 मिनट लगाएंगे और 15 मिनट का अंतर्गत ही अन्य एक्टिविटी पर भी ध्यान दे देंगे। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। तीसरा कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करे। देखिए मैं आपको OMR शीट दिखा दे रहा हूँ, ऐसा ही मिलेगा, अच्छे तरीके से आप लोग करके आइएगा। चौथा हम लोग निर्देश पढ़ेंगे कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटना नहीं है तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक जो है निर्धारित है। ये रहा आपका OMR शीट, एकदम बिल्कुल साफ क्लीन तरीके से भरना है, कहीं पर भी काट पीट और इरेजर का, व्हाइटनर का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। चलिए अब बहुविकल्पी प्रश्न वाले खंड अ को पढ़ते हैं। प्रश्न पहला है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लांतर युग? तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल युग। कौन सा? शुक्ल युग। आपको इसको अच्छे तरीके से पहला का सी भर देंगे। कौन सा है? सी। एक एक करके देखते जाइएगा। दूसरा है, चिंतामणि किस विद्या की रचना है? निबंध विद्या, कविता, नाटक या कहानी? तो चिंतामणि किस विद्या की रचना है? तो ये हो जाएगा निबंध। दूसरा को आपको ए भर देना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से भरिएगा। तीसरा है, गबन की रचना है मुंशी प्रेमचंद। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद निराला या हरिकृष्ण प्रेमी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद।
चलिए प्रश्न संख्या 4 पढ़ते हैं। शुक्ल युग की समयावधि है 1936 से लेकर के 1943 तक, 1919 से लेकर 1938 तक, 1900 से लेकर के 1918 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 से लेकर के 1938 तक शुक्ल युग की समयावधि होती है। आपको 4 का बी अच्छे तरीके से भर देना है। अब 5 नंबर पढ़ते हैं कि नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार या भेंट वार्ता है, रेखा चित्र है। तो ये इसका कौन सा विद्या की रचना है? तो ये आत्मकथा विद्या की रचना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। आपको 5 का बी बिल्कुल ऐसे ही भर देना है। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 पढ़ते हैं। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ऑप्शन इसका देखते हैं प्रिय प्रवास का। ठीक है, ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग या छायावादी युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग का। तो 6 का ए आप लोग भर दीजिएगा, मैंने एक एक करके भर रखा है। 7 नंबर पढ़ते हैं। मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आपका 7 का सी बिल्कुल अच्छा से गोला लगा देना है। अब 8 नंबर पढ़ते हैं। भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। आपको 8 का बी बिल्कुल अच्छे से लगा करके चले आना है। अब 9 नंबर कह रहा है कि आधुनिक काल कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, या सन 1918 से लेकर के 1936 तक, या ऑप्शन डी है 1936 से लेकर के 1943 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सन 1843 से लेकर के अब तक, यानी कि 9 का हम लोग ए वाला गोला अच्छे तरीके से भर देंगे। अब 10 नंबर कह रहा है कि मोतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या रीतिकाल। तो मोतीराम जी किस युग के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रीतिकाल युग के कवि हैं। 10 का डी बिल्कुल ऐसे ही गोला लगा करके चले आना है। 11 नंबर पढ़ते हैं। हास्य रस का अस्थाई भाव होता है शोक, रीति, हास या निर्वेद। तो हास्य रस का अस्थाई भाव कौन सा होता है? तो हास्य होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल 11 का हम लोग को लगा देना है गोला ऐसे ही करके। अब चलिए 12 नंबर पढ़ते हैं कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सोलोने गात मनो नील मणि शैल पर आपत प्रयो प्रभात। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये बहुत ही फेमस पंक्ति है। इसमें कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 12 का बी बिल्कुल सही आंसर लगा करके आप लोग चले आइएगा। देखिए एक एक करके लगा करके दिखाया हूं, ठीक है, अच्छे तरीके से करिएगा, फिर गलती नहीं करने आए। चलिए अब 13 नंबर पढ़ते हैं कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3 चरण, 2 चरण, 4 चरण या 5 चरण। तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं, यानी कि 13 का आपको सी बिल्कुल सही तरीके से लगा देना है। अब 14 नंबर पढ़ते हैं कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बी, मान, अक या आ। तो आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आ का प्रयोग किया गया है, यानी 14 का हमारा डी बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, अब 15 नंबर पढ़ते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 5, 6 या 3। तो रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए 15 का मैंने डी एकदम बिल्कुल अच्छा से गोला बना रखा है। 16 पढ़ते हैं कि पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहुव्रीहि समास है। चलिए 16 का आप लोग ध्यान से देखिए, 16 का सी हो जाएगा। अब 17 नंबर पढ़ते हैं। आंसू का तस्तम रूप है। आंसू का तस्तम रूप हमको 17 नंबर क्वेश्चन का बताना है। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है अश्रु, अंशु, रोना या आंख। तो 17 का हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा? पहला अश्रु जो है आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए 17 का ए आप लोग अच्छे से गोला लगा लीजिएगा। 18 नंबर पढ़ते हैं
कर्तव्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो कर्तव्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता की प्रधानता होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 का ए लगा लेना है। 19 है ताभ्यम शब्द में वचन व विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। 19 का हम लोग को लगा देना है डी। और 20 है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम कौन है? मनुष्य, बचपन, वह या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य क्या है? यह एक संज्ञा है, बचपन है भाववाचक संज्ञा है, तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह जो है सर्वनाम है। इसका राइट आंसर 20 का हम लोग लगा देंगे डी। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान देना है। ये मैंने सारी चीजें जो भरा है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर मैंने अपना ही कर रखा है अक्षय क्लासेस। ठीक है, जिला का कोड भरना है, केंद्र कोड भरना है, अनुक्रमांक, विषय कोड और प्रश्न पत्र कौन सा है, प्रथम परीक्षार्थी का परीक्षार्थी का हस्ताक्षर तो अभिमन्यु है, ऐसे करके हमने अविनाश से भर रखा है। इन सारे चीज़ों के लिए मैं एक स्पेशली ही वीडियो बना दूंगा। तब तक ये कोड का पहला अक्षर हमारा क्या था? तो एम था, यहाँ से एम और भी था, तो मैंने दूसरा में ये भर रखा है। चलिए यहाँ से तो ये सेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब की तरफ से, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब की ओर। अब चलिए प्रश्न पहला क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला गद्यांश है, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का ढूंढता है, धीर उत्साही का ढूंढता है, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद ही हमको तुरंत यहाँ पर मिल गया मित्रता शब्द कौन सा पाठ से लिया गया है, तो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ये तो तुरंत क्लियर हो गया। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, इसका देना है। अथवा करके दूसरा है, दोनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई दूसरा हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, इसका देना है। तो किसी एक का ही देंगे। तो चलिए हम आंसर किसका लिखते हैं, तो आंसर पहले वाला का लिखते हैं, मित्रता वाला पाठ का। चलिए अब सेक्शन बी, ये हमारा है कापी में रोल नंबर को अच्छे तरीके से भर लेना है, अंकों में सही से। हिंदी है, प्रश्न पत्र में भरेंगे केवल, और ये हिंदी का कोड है। ठीक है, कोड अपने से अच्छे तरीके से मिला करके भरना है। परीक्षा किस दिन को है? बृहस्पतिवार को 22 तारीख दूसरा महीना 2024, और हम लोग हाई स्कूल वाले हैं तो प्रथम पाली में ही पड़ेगा। हमारा सेंटर, केंद्र का नाम अपना भर दीजिएगा, हमारा रेवटिन कॉलेज है, आपका जहाँ है भरिएगा। ये जो है कक्ष संख्या कौन सा है और परीक्षा का तिथि। उसके बाद चलिए अब ये उत्तर हम वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब का पहला देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या अ बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा लेना है। उसके बाद लगाने के बाद जिसका हम लोग उत्तर दे रहे हैं उसको हम लोग लिख देंगे। किसका दे रहे हैं? तो यह कोई बात नहीं, और कहाँ तक दे रहे हैं? तो की ओर देखता था, इसका हम लोग उत्तर लिख रहे हैं। तो ऐसे हम हेडिंग बना देंगे ताकि एग्जामिनर तुरंत पता चल जाए कि किसका बच्चा ने लिखा है। अब लिखेंगे संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। यहाँ से ध्यान देना है,
पहले तो हिंदी का यह गद्य खंड है और पाठ का नाम, लेखक का नाम लिख देंगे, संदर्भ जो है बिल्कुल अच्छा से सही हो जाएगा। अब व्याख्या करना है। व्याख्या किसका करना है? तो दूसरा हमारा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और रेखांकित कहाँ से है कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है, समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, यहीं तक करना है। तो इसका कैसे हम लोग व्याख्या करेंगे कि लेखक का कहना है कि ये कोई बात नहीं है कि समाज में एक ही स्वभाव और एक ही विचार के लोगों के मध्य मित्रता होती है, समाज में अपने से अलग विचार देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ तक रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे, इसका यहाँ से हम लोग का हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो जाते हैं? इसमें बताया भी गया है। तो हम लोग लिखेंगे कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जो गुण उनमें नहीं है वो सारे गुण उनके मित्र में मिल जाएगा, इसलिए आकर्षित हो जाते हैं। तो पहला का जो है ऐसे ही उत्तर दे करके आना है और बिल्कुल आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। 3 प्रश्न है, 6 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका पहले का उत्तर लिखना है। अब प्रश्न संख्या दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पग गिर लगो। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है? आगे दिया है, अंधों को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनो गुंग पुनि बोले, रंग चले छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार को पहचान कीजिए। अथवा करके ये बताना है कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी, जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तिन्हे समुझाई, कुछ मुस्काई चली तुलसी ते ही अवसर से ही रावे अवलोकती लोचन लाहुअली, अनुराग टराग में भानु उदय बिगसी मन मंजुल कंज चली। या तो इसका उत्तर देना है, किसी एक का ही उत्तर देना है। तो हम लोग किसका देंगे? पहले वाले का। ठीक है, तो दूसरे वर्णात्मक का उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 2 लगाइए और कहां से कहां तक दिए हैं? तो चरण कमल बंदो तिह पाई, यहां से दिए हैं, यहां से लिखे हैं चरण कमल। और कहां तक का लिखे हैं भाई? तो यहां तक बंदो तिह पाई। ठीक है, तो यहां से यहां तक लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या ध्यान देना है? संदर्भ में यह पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। इसमें आपको देखकर ही, गद्यांश पढ़कर ही पता चल जाएगा कि इसके राइटर कौन है। तो सूरदास यहाँ लिख गए ना, तो सूरदास जी हो जाएंगे। अब यहाँ इसका व्याख्या करना है। तो व्याख्या रेखांकित अंश का करना है। कहाँ से रेखांकित किया है? कि बहिरो सुनो गुंगपुनी बोलो, रंग चले सिर छत्र धराई, यहाँ तक ही करना है। अब इसमें व्याख्या में लिखेंगे कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों के प्रभाव से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है और दरिद्र भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। यहाँ से लिखा है ना कि बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गुंग जो है पुनः बोलने लगता है, रंग मतलब होता है दरिद्र, और चले सिर छत्र धराई, राजतंत्र जो है अपने सिर पर धारण करके चलने लगता है। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या हम दूसरा का उत्तर देंगे। किसका? तीसरे का। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब इसका उत्तर लिखिए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, इसे लिख देंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए। दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संदर्भ लिखने पर 2 नंबर और इसका अनुवाद करने पर 3 नंबर, टोटल यहाँ से 5 नंबर मिलने वाला है। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर लिखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है? ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषास्य केंद्र स्थलम अस्ति, ईत एवं संस्कृत वाण्डमस्य पश्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रैष्यते, मुंगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शस्त्राणाम
अध्ययनम अकरोत् तसेता ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत यत्र तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायाम करोत्। एक एक का लिखना है। दूसरा है मानव जीवन से संस्करण संस्कृत अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतु महान्तः प्रयत्नम अकुर्वन्त तो अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचरान विचरान च और दर्शनम तत् सर्वम अस्माकः संस्कृतम। या तो इसका या तो इसका। तो ये कौन सा है जी? तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा से केंद्र असली मंच कौन सा किस पार्ट से लिया गया है? तो इसको अच्छा से पहले किसका दिए हैं उसका हम लोग लिख लेंगे। ऐसा नगरी भाषा से करितः तक संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन सा खंड है? संस्कृत खंड है। संस्कृत खंड से बनारसी है ना, बनारसी पाठ से उद्धृत है। अब इसका अनुवाद करेंगे कैसा? ऐसा नगरी यह नगरी भारतीय संस्कृत का संस्कृतम भाषांश केंद्र स्थलम अस्ति। तो लिखेंगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थली है। आगे लिखेंगे कि इतम एवं संस्कृत वाण्डमस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र पश्यत। कहेंगे कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह पर फैला है। आगे लिखा है कि मुंगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शस्त्रणाम अध्ययनम अकरोत्। कहेंगे इसके आगे इसका अर्थ हो जाएगा कि मुंगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। इसके आगे सतेषा ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायाम करित। कहेंगे कि वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। तो यहाँ तक हो जाएगा। हमने संदर्भ लिखा, हिंदी में अनुवाद किया, हमको यहाँ से पूरे के पूरे कितने मार्क? 5 मार्क मिल जाएंगे। अब हमको पढ़ना है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या हमारा 4 क्या है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखना है, फिर अनुवाद करना है। पूरे हमको 5 मार्क मिल जाएंगे। पहला क्या है? पहला पद्यांश है मानव हित्वा प्रियो भवन्ति क्रोधा हित्वा न शोचत काम हित्वार्थवान भवन्ति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। अथवा सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे भवन्तु सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यम दुख भाग भवेद। इसका किसी एक का ही लिखना है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 4 हम लोग उत्तर जो है अच्छे तरीके से बना लेंगे। आप लोग कॉपी में ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही लिख करके आना है। ये हाशिया जो ऐसा अंडरलाइन खींचा गया है इसको अच्छे तरीके से, अंडरलाइन नहीं ये बड़ी खड़ी लाइन है, इसको अच्छे तरीके से खींचिएगा। सर्वे भवंत से लेकर के दुखनम भाग भवन तक। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब इसका अनुवाद लिखेंगे। किसका हम लोग लिखेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसका अर्थ हो जाएगा कि सभी सुखी हो। सर्वे संतु निरामया, सब रोग रहित हो, यानी कि सभी लोग जो हो निरोग हो। आगे लिखा गया है कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेद। सभी का कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी न बने, यानी किसी के पास दुख न आए। यहाँ तक लिख देंगे, पूरे के पूरे यहाँ से 5 मार्क हमको मिल जाएगा। अब आगे हमको पढ़ना है क्या? प्रश्न संख्या 5। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। प्रश्न 5 हमारा कह रहा है खंड काव्य में बच्चा आपको एक बात समझना है कि मुक्ति दूत खंड काव्य कहाँ से हैं। आप अपने जिले का जो है अच्छा से अपने टीचर की सहायता से हेल्प कर लीजिएगा कि आप किस जिले के विद्यार्थी हैं, उसके हिसाब से खंड काव्य जो है लिखिएगा। ज्योति जवाहर है, ग है, मेवाड़ मुकुट खंड के बाद द्वितीय सर्ग का किसी एक का कहाँ तक है? तो झ तक। जैसे अब हम लोग जो है बलिया के हैं, तो अब बलिया में कर्ण खंड काव्य चलता है। कौन सा? कर्ण खंड काव्य। ध्रुत सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखना है, या
कर्णखंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करना है। तो चलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो ये स्पेशली जहाँ जहाँ कर्णखंड काव्य जो है पढ़ाया जाता होगा वहाँ के लिए तो ठीक है, बाकी जो बच्चे इसको जहाँ कर्णखंड काव्य नहीं पढ़ाया जाता है वो अपने अध्यापक के सहायता ले लें और कर्णखंड काव्य सीरीज से अच्छे तरीके से पढ़ लें। बाकी लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, बहुत बड़ा बड़ा सीरीज में दिया है, लेकिन बिल्कुल अपने अच्छे तरीके से अच्छा करके लिख देना है। प्रश्न संख्या 5, अब हम लोग कर्णखंड काव्य का लिखेंगे। 6 का उत्तर दिए हैं। कर्णखंड काव्य के आधार पर धूत सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखेंगे। धूत सभा में द्रौपदी, एक लाइन पढ़ देते हैं अच्छे तरीके से, आप लोग ध्यान दीजिए। धूत सभा में अर्जुन द्वारा मत्स्य भेद से लेकर के द्रौपदी के चीर हरण तक का कथानक वर्णित है। द्रौपदी के स्वयंवर में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने मत्स्य भेद करके द्रौपदी का वर्ण कर लिया। द्रौपदी 5 पांडवों की वधू बनकर आ गई। विदुर के समझाने बुझाने पर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का आधा राज्य मिल गया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ में आमंत्रित दुर्योधन को जल स्थल का भ्रम हो गया। इस पर द्रौपदी ने व्यंग किया, जिस पर दुर्योधन क्षोभ से भर गया। प्रतिशोध की भावना से शकुनी की सलाह पाकर के धृतकीर्णा की योजना बनाई और पांडवों को आमंत्रित किया। इस धृतकीर्णा में युधिष्ठिर सारा राजपाट भाइयों और अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे। कर्ण और दुर्योधन ने बदले का उपयुक्त अवसर जानकर द्रौपदी को निर्वस्त्र करने को कहा, परंतु बाद में वह अपने इस दुष्कृत कार्य के लिए आजीवन भर पछतावा करते रहे। और यदि आप कर्णखंड काव्य लिख करके आते हैं तो आपको पूरे कितने 3 नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोग अच्छा से यहाँ से कर लीजिएगा 3 नंबर की तैयारी अब अपने जिले के हिसाब से। अब चलिए हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ पढ़ते हैं। 6 हमारा क्या है? 6 जो 2 खंडों में बटा है। 6 जो है 6 क और 6 ख। 6 क का उत्तर पढ़ते हैं, देते हैं। प्रश्न क्या है? दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और लेखक जो है 3 दे दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। किसी एक का ही जीवन परिचय लिखना है और जीवन परिचय लिखेंगे पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे। और उनकी एक कला या एक कृति का व्याख्या कर देते हैं तो 2 नंबर। इस तरह से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। क्या है? तो हम किसका लिखेंगे? किसी एक का लिख देते हैं। चलिए जयशंकर प्रसाद जी का ही जीवन परिचय लिख देते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय लिखने का तरीका आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। प्रश्न संख्या 6 है और 6 का क है। जयशंकर प्रसाद जी। अब अच्छे तरीके से समझिए, जीवन परिचय हेडिंग बनाइएगा, उनका नाम विधिवत अच्छे तरीके से लिखिएगा। और दूसरे का उत्तर दिए हैं तो यहाँ 2 लिखना जरूरी है, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएगा। यहाँ पर अंडरलाइन करना जरूरी है ताकि हमारा जो कॉपी है सुसज्जित दिखे, अच्छे तरीके से दिखे, ताकि एग्जामिनर नंबर काटने में सोचने लगे। ठीक है, जीवन परिचय क्या है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुनि देवी था। इतना क्लियर हो गया। यहाँ क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं भाई? तो इनका जन्म का जो स्थान था काशी था, यानी कि बनारस था। और परिवार कैसा था? तो वैश्य परिवार था। किस समय में हुआ था? तो सन 1889 ईस्वी में। और इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद, माताजी का नाम मुनि देवी। देखिए कितना अच्छे तरीके से टॉपर कॉपी को सजा कर लिखते हैं। बिल्कुल कम पढ़ने पर ही पूरी की पूरी बातें क्लियर हो गई। आगे लिखा गया है कि बचपन में ही पिता के मृत्यु हो जाने के बाद जयशंकर प्रसाद जी का प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ठीक है, इनका बता दिया गया है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी? तो घर पे। किस किस विषय को इन्होंने अध्ययन किया? तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया था। इनको बचपन से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ ऐसे लिख देना है। उसके आगे लिखेंगे रचनाएं। रचनाएं में जयशंकर प्रसाद जी का कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। रचनाएं तो एक ही बोला है, क्या हमने 3 या अधिक लिख दिया है तो दिक्कत होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ही लिख आइएगा। तितली, कामायनी, चंद्रगुप्त, लहर इत्यादि इनकी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अब बच्चा आपको एक बात तो जरूर सोच रहे होंगे कि सर जी ये यहाँ पर कोना में क्या कर रखे हैं? ठीक है, छोटा वाला। तो ये बाबू
संक्षिप्त परिचय होता है, एग्जामिनर इस पर ही ज्यादा फोकस करना है, एग्जामिनर इस पर ज्यादा फोकस करता है। यहीं पर देख करके समझ जाएगा कि बच्चा ने क्या किया है, इतना सब लिखा है चढ़ा बढ़ा करके, इसमें कुछ है कि नहीं है। चलिए, तो सबसे संक्षिप्त परिचय में यहाँ लिखेंगे कि नाम जयशंकर प्रसाद जी, जन्म 1889 ईस्वी और काशी जो है बनारस हो गया। पिता का नाम देवी प्रसाद, रचनाएं कामायनी और मृत्यु 1937। ये संक्षिप्त परिचय है, इतना में ही पूरा जीवन परिचय माना जा सकता है जयशंकर प्रसाद जी का। लेकिन बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखेंगे तो नंबर बिल्कुल ही नहीं कटेगा, इसलिए मैंने पूरे विस्तार तरीके से इसको लिख रखा है। अब प्रश्न संख्या 6 ख को पढ़ते हैं। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। क्या है? आप पहला है गोस्वामी तुलसीदास जी का, सुमित्रा नंदन पंत जी का या महाकवि सूरदास जी का। ठीक है, किन्हीं एक का ही उत्तर लिखना है। अब चलिए 6 ख को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। 6 ख लगाएंगे और पहले नंबर पर है कौन जी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी। तो पहला लगाइए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास। अब हेडिंग लगाने के बाद वही प्रक्रिया अंडरलाइन बिल्कुल गाढ़ा तरीके से एकदम बिल्कुल करिए, जीवन परिचय हेडिंग लगाइए और एक एक टॉपिक करके अच्छे तरीके से लिखते जाइए। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बादा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। यहाँ तक पढ़ने के बाद तुलसीदास जी के बारे में क्या क्या पता चल गया? तो जन्म का समय, जन्म वाला जिला, उनके किस गांव में हुआ था वो गांव का नाम, पिताजी का नाम और माताजी का नाम। हो गया क्लियर? यहाँ इसके आगे क्या लिखा गया है कि इनका बचपन का नाम रामबोला था। ये स्वरूपारीण ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे। तब स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह रत्नौली से हुआ था। ये पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी से डांट सुनने के बाद इनके मन में वैराग्य हो गया। इन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास आदि की शिक्षा ग्रहण की थी। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी काशी में हो गई थी। यहाँ इनका जीवन परिचय हो जाएगा द एंड। अब आ जाएगा रचनाएं। तो रचनाएं तो गोस्वामी तुलसीदास जी का कौन कौन सा था जी? श्री रामचरितमानस बहुत ही फेमस है, विनय पत्रिका ये भी फेमस है, और दोहावली ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद यहाँ मैंने ये बिल्कुल बना करके संक्षिप्त परिचय वही वाला पहले वाला प्रक्रिया बना रखा है। इनका नाम क्या लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास। जन्म कब है? तो सन 1532 ईस्वी। पिताजी कौन है? तो आत्मा राम दुबे, माताजी हुलसी है, और रचनाएं श्री रामचरितमानस। मृत्यु सन 1623 ईस्वी में है। यहाँ क्लियर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। बिल्कुल ऐसे सजा करके जब लिखेंगे ना तो नंबर तो कटेगा ही नहीं। एग्जामिनर सोचते रह जाएगा कि नंबर काटे तो कहां से, बच्चा का काटे, नहीं काट पाएगा। चलिए, अब प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है? अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। कोई एक श्लोक लिख देना है जो इसमें कि छापा ही नहीं गया हो। चलिए, अब प्रश्न संख्या 7 का उत्तर देते हैं। बिल्कुल कॉपी को अच्छे तरीके से सजा करके लिखना है। चलिए, प्रश्न संख्या 7 को इतना ही लिख देंगे, आपको नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। और नंबर कितने मिल जाएंगे? तो नंबर आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 2, यानी 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए, श्लोक क्या है? अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुटवक्ता च यो जनाति सह पंडित। यहाँ तक लिख देंगे, यहाँ तक हो जाएगा। इसका अर्थ आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से श्लोक एक याद करके चले जाइएगा। अब प्रश्न संख्या 8 की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है? तो प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला है, भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति। भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, या तो आप इसका उत्तर लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो आगे बढ़िए, कोई और प्रश्न का इंतजार करिए। दूसरा है, पुरुष राज कह आसीत, या तीसरा है, चंद्रशेखर कह आसीत, और चौथा है, वीरह केन पूज्यते। तो इसका हमने किसका किसका लिखा है? 3 और 4 का लिख रखा है। कौन कौन सा जी? चंद्रशेखर कह आसीत। चंद्रशेखर कौन थे? चलिए
लिखेंगे कि चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा कि जो चंद्रशेखर जी थे वो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे। चलिए अब ये पूछा है कि बीरह केन पूजता, वीर किनके द्वारा पूजा जाता है, तो इसका आप लोग आंसर बता देंगे कि बीरह वीरेण पूजते, यानी कि जो वीर व्यक्ति है वो वीर के ही द्वारा पूजा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये जो है 7 नंबर यहाँ से बिल्कुल मिल जाएगा। निबंध क्या है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ व हानि, नारी सशक्तिकरण। 4 टॉपिक दिया गया है। किसी एक टॉपिक को आपको जो अच्छा लगे बढ़िया से समझिएगा और लिखिएगा। हमें तो नारी सशक्तिकरण जो है बिल्कुल अच्छा लगा, आसान लगा, तो मैं इसी का लिख करके आपको बता दिया हूं। 7 नंबर वाला ये काम है, 7 नंबर वाला प्रश्न है, अच्छा से तो करना ही पड़ेगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 9, नारी सशक्तिकरण। ठीक है, निबंध लिखने का भी नियम है। पहले तो हेडिंग अच्छा से लगना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। अब लिखे हैं रूपरेखा। रूपरेखा आपको समझाना है। रूपरेखा में पहला हो जाएगा हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा हो जाएगा महिला सशक्तिकरण का अर्थ, तीसरा हेडिंग बना देंगे महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका, चौथा हो जाएगा महिला सशक्तिकरण के लाभ, और पांचवा हो जाएगा उपसंहार, यानी कि पूरी प्रस्तुति करने के बाद हम लोग लास्ट में कहना क्या चाहते हैं। चलिए नारी सशक्तिकरण। अब प्रस्तावना में हम लोग क्या लिखेंगे, नारी सशक्तिकरण के बारे में लिखेंगे प्रस्तावना पहले कि आगे आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता, नारी सशक्तिकरण का अर्थ तब समझ में आएगा जब उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर के फैसला ले सके। यहाँ से नारी सशक्तिकरण का प्रस्तावना रखेंगे, एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाएगा, समझ जाएगा कि बच्चा का जो मनोदशा है, किस प्रकार का एक्टिविटी है, कितना उसका माइंड डेवलपमेंट है, कि क्या कहना चाहता है। चलिए अब दूसरा टॉपिक लगाइएगा, महिला सशक्तिकरण का अर्थ। महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, तो यहाँ से लिखेंगे महिलाओं के सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। महिला सशक्तिकरण का मेन जो है मूल अर्थ और लक्ष्य यही है कि महिलाओं के सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। तीसरा लिखेंगे महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका। आपको बताना है जब महिला सशक्तिकरण की चर्चा हो ही रही है तो महिलाओं का राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका है, इस पर तो चर्चा होगी ही। बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र हैं, वह अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं तथा स्वयं अपना निर्णय लेती है। अब वह चार दीवारी से बाहर निकल करके अब आगे क्या लिखना है, आगे लिखेंगे कि देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य करती है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर बड़े से बड़ा कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, फिर चाहे वह मजदूरी का काम हो या अंतरिक्ष में जाने का। महिलाएं योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही है। यहाँ तक लिख देंगे, बिल्कुल जो है नंबर नहीं कटेगा। चलिए अब चौथा हेडिंग बना दीजिएगा, महिला सशक्तिकरण के लाभ। छोटा छोटा ही बनाइएगा लेकिन 5 तो हेडिंग होना ही चाहिए। चलिए महिला सशक्तिकरण का हम लोग लाभ लिखते हैं। महिला सशक्तिकरण के कारण महिलाओं की जिंदगी में बहुत से बदलाव हुए। कौन कौन से बदलाव हुए, थोड़ा सा फोकस कर देते हैं इस पे। महिलाओं ने हर कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना शुरू किया। महिलाएं अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद कर रही है। पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं। लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। क्या लिखेंगे, उपसंहार। उपसंहार में हो जाएगा जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यक है। आज की नारी हर क्षेत्र में सक्रिय हो चुकी है। यह एक सुखद संकेत है कि लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने की हमें जरूरत है। महिलाओं के सशक्तिकरण का जो लक्ष्य है उसमें और हमें ध्यान देना है
अब हम लोग लास्ट और अंतिम 10 नंबर पढ़ रहे हैं। 10 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। इसके लिए 4 नंबर मिलेंगे। अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो निबंध तो हम लोग लिखेंगे किस पे? लिख देंगे मित्र को ही, आसान भी रहेगा, अपने भाषा में भी हो जाएगा। विशेष रुचि, हमें रुचि दर्शाना है कि किस रुचि के हिसाब से या किस उद्देश्य के हिसाब से उनका हम पत्र लिख रहे हैं। हेडिंग बनाइएगा, मित्र को पत्र लिखेंगे सेवा में। प्रिय मित्र यहाँ बना दीजिएगा, प्रिय मित्र, और मित्र का नाम आपको बना देना है XYZ, आपका मित्र का नाम जो भी हो। बी से लगा देंगे कि भाई किस रुचि के तहत या किसके लिए बुला रहे हैं आपको? तो शादी में बुलाने हैं। ठीक है, कोई भी विषय हो आप अपने हिसाब से लिखिएगा, लेकिन लिख आइएगा, तरीका सेम यही रहेगा। लिखेंगे, प्रिय मित्र, मैं अविनाश कुमार आपको यह बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि मेरी छोटी बहन का नाम लिख देना है, ABCD, अपना जो भी लिखना है लिखिएगा। ठीक है, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है। की शादी तय हो चुकी है और शादी की तारीख 22 मार्च 2024 की है। बहुत से सारे बच्चे ध्यान दे होंगे कि सर जी 22 फरवरी 2024 क्यों नहीं लिखे हैं? अरे भाई 22 फरवरी क्यों लिखेंगे? पेपर देने जाना है ना। अतः आपसे नर्म निवेदन है कि आप बहन की शादी में अवश्य पधारे। सह धन्यवाद लिखा जाता है, प्रार्थी नहीं लिखेंगे। मित्रों को लिख रहे हैं ना, तो सह धन्यवाद लिखना है, अपना नाम लिख देना है, पता वगैरह सब लिख के भर दीजिएगा। इस तरह से आपका टोटल 10 का 10 प्रश्न हो जाएगा। और यदि आप हकीकत अच्छे तरीके से पढ़े हैं ना, तो 65 नंबर 70 नंबर में मिलेगा। कितना है? 65 नंबर, कोई तो रोकेगा ही नहीं। हाँ, अगर स्टूडेंट, अगर यह हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो के लिए आपको 1000 जो है लाइक का लक्ष्य पहुंचा देना है। कितना? 1000 लाइक इस वीडियो को कराना है। क्योंकि देखिए, वीडियो बनाने के लिए मैंने सारे मटेरियल बहुत इंतजाम करके अच्छे तरीके से सबको सजा करके पढ़ाया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं तब तक आपसे अगली वीडियो में।